INDIA जो है उसका क्या मैनिफेस्टो है, किस आधार पर वो जनता कॉमन के बीच मिनिमम है? प्रोग्राम। हाँ, माने उनका क्या है? कोई नहीं। माने राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ दूसरी कर रही हैं, और दीपांकर भट्टाचार्य और ऐसे अनेक पार्टियां ने, उन्होंने सबने अपनी अपनी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता और ये होता कि ये INDIA का घोषणा पत्र है, हम सब मिलकर इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो एक बात होती। तो हमको नहीं लगता है कि अब ये INDIA गठबंधन भी ठीक से बन पाया है। माने देखिए आप राहुल गांधी की सभा में आज भी तेजस्वी यादव तो चले गए, लेकिन अनेक सभाओं में आप देखेंगे कि तेजस्वी और वो मुकेश सहनी यही केवल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और INDIA का प्रचार केवल यही दो लोग करेंगे। तो कैसे ये इस संगठन को, कैसे इसको वोट मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल ये मुश्किल सवाल है। एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जिस भागलपुर में आज राहुल गांधी आए, उसी भागलपुर में उनके पिता राजीव गांधी को मुसलमानों ने काले झंडे दिखलाए थे एक समय, और भागलपुर कांग्रेस की कब्रगाह बनी। वहीं से इसका पतन शुरू हुआ, सो आज तक ये ऊपर नहीं चढ़ पाई है। और उसी में वहीं राजीव गांधी गए थे उनके पिताश्री, तो उनको काला झंडा दिखाकर अपना ये किया गया था, विरोध जताया था मुसलमानों ने। वहाँ उस समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा उनके साथ थे, राजीव गांधी के साथ। तो वहाँ अब जा कर के वो मुसलमानों का दिल कितना जीत पाए राहुल गांधी, ये भी देखने वाली बात होगी, कितना असर पड़ा। ठीक है, लालू जी ने ज़्यादा बच्चे पैदा किए, राजनीति में भी लाया, मगर राजनीति में ला करके उसको मंत्री बनाने वाले यही नीतीश कुमार हैं, बिल्कुल, जो आज खिलाफ में बोल रहे हैं। एक बेटे को मंत्री बनाया और दूसरे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया, और फिर दोबारा जब साथ उनके गए तो फिर उप मुख्यमंत्री बनाया। तो लालू यादव ने तो सिर्फ विधायक बनाया और उसको उप मुख्यमंत्री आपने बनाया, फिर किस मुंह से आज उसकी आलोचना कर रहे हैं? और कल फिर मौका मिलेगा तो जाके उसी परिवार के साथ गलभैयाँ कीजिएगा। नीतीश कुमार को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री की सभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि 4000 से ज़्यादा MP आ जाएगा अब की बार वोट में, और प्रधानमंत्री बाकी लोग हंसने लगे थे। तो वो क्या कुछ बोल देंगे, क्या कहेंगे, तो प्रधानमंत्री हो सकता है PM ने इसलिए भी कहा हो कि भाई आप मत आइए, आप क्या क्या कहने लगेंगे। तो नीतीश कुमार को जो आप कह रहे हैं कि वो थोड़े डिरेल हो गए हैं, लगता तो यही है कि थोड़े डिरेल हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हर रोज की तरह खबरों के पीछे क्या कुछ हो रहा है राजनीति में, क्या कुछ सियासत में चल रहा है, लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से माहौल है, तमाम तरह की चर्चाओं के बीच जो चर्चा की सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जो खबर है वो राहुल गांधी का बिहार दौरा। लोकसभा चुनाव में पहली बार राहुल गांधी बिहार आए हैं, जहां उन्होंने भागलपुर में और कटिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित किया है, और फिर कल्याणकारी योजनाओं की या कहें कि चुनावी वादों की झड़ी सी लगा दी है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने प्रत्याशी के पक्ष में पूर्णिया में बड़ी जनसभा को संबोधित किया है और लालू परिवार को हमेशा की तरह टारगेट पर रखा है। तो तेजस्वी यादव ने भी पूर्णिया से ही लालू परिवार के ऊपर लगाए गए आरोपों का बचाव तो किया, साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी बड़ा हमला बोला है। इसके अलावा मुकेश सहनी जो अभी फिलहाल कुछ समय पहले महागठबंधन के साथी बने हैं, उन्होंने अपने तीसरे प्रत्याशी का नाम ऐलान तो कर ही दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या जिस तरीके से सन ऑफ मल्लाह लगातार मल्लाहों और निषादों की राजनीति की बात करते हैं, क्या उनको हिस्सेदारी दे पा रहे हैं कि नहीं। इन तमाम खबरों के साथ आपको हम रूबरू कराएंगे, आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल सकता है। तो हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, एक परवीन बागी तो दूसरी तरफ रवि रंजन जी मौजूद हैं। तो सबसे पहला राहुल गांधी का पहला बिहार दौरा, लोकसभा चुनाव। देखिए, राहुल गांधी आए, मगर उनके आने का जो समय है वो महत्वपूर्ण है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट फेज में वो नहीं आए, क्योंकि फर्स्ट फेज में जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहा था वहाँ किसी पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था, इसलिए वो नहीं आए। जबकि वो महागठबंधन के नेता हैं, इंडी गठबंधन के नेता हैं। और सेकेंड फेज में के लिए भी आए तो कहाँ आए, जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भागलपुर में, वहाँ वो गए। यानी वो अपने को कहते तो ज़रूर हैं कि इंडी गठबंधन के नेता हैं और मिलजुल करके काम करना है,
मगर प्रचार में जा रहे हैं अपनी पार्टी के प्रत्याशी के, दूसरे पार्टियों के प्रचार में नहीं जा रहे हैं। वहाँ अखिलेश सिंह भी दिखे, मुकेश सहनी भी दिखे मंच पर, और मात्र 12 मिनट उन्होंने वहाँ संबोधित किया भीड़ को और कहा कि हम आएंगे तो अग्निवीर योजना समाप्त कर देंगे, इसको फेंक देंगे कहीं। और महिलाओं को वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि गरीब परिवार से एक महिला को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे सालाना, और जब तक वो तब तक दी जाएगी राशि खटाखट 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 जब तक कि वो गरीबी रेखा से बाहर ना आ जाए वो परिवार। तो ये कुछ नया उन्होंने नहीं कहा, वही जो पुरानी बातें हैं वो दोहराई और फिर वो चले गए। वहाँ तेजस्वी यादव तो थे ही, स्वाभाविक था कि वो हैं रहेंगे वहाँ। तो कोई बहुत, हालांकि भीड़ अच्छी थी, संतोषजनक भीड़ थी, और अजीत शर्मा वहाँ दमदार कैंडिडेट के रूप में हैं कांग्रेस के। तो वहाँ इनके आने का क्या असर पड़ेगा, इनकी सभा का कितना वहाँ के वोटरों पर प्रभाव पड़ेगा, ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद पता चलेगा। मगर अभी भीड़ को देख करके ये कहा जा सकता है कि उनकी सभा वहाँ अच्छी रही। बिल्कुल, सभा अच्छी रही, भीड़ से ये पता लग सकता है। लेकिन सवाल एक और सर, जिस तरीके से अभी प्रवीण बागी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी का पहला दौरा, खास करके महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, देश में राहुल गांधी को पीएम बनाने की चर्चाएं हैं, हम लोग साथ हैं। क्या राहुल गांधी सिर्फ अपने कैंडिडेट को प्रचार करें? राहुल गांधी को पहले इस पर सोचना चाहिए था। वो अब जब दूसरे फेज का चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी में वो लगे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किशनगंज माने सीमांचल के इलाके में पिछली बार 2019 के चुनाव में एकमात्र कोई कैंडिडेट जीता था, वो कांग्रेस का किशनगंज में जीता था। कटिहार में इस बार कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तारिक अनवर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और भागलपुर में भी उनके बहुत कद्दावर जो विधायक हैं। हालांकि वहाँ चर्चा थी कि उनकी बेटी नेहा शर्मा चुनाव लड़ेगी, लेकिन अजीत शर्मा को टिकट मिला आखिरकार। राहुल गांधी चाहते हैं कि कम से कम बिहार में ज़मीन माने पांव रखने भर भी ज़मीन मिल जाए, क्योंकि पिछली बार माने महागठबंधन में एक सीट कोई जीता तो वो कांग्रेस जीता था। तो इस बार भी कांग्रेस इस पर फोकस करेगा निश्चित रूप से कि सीमांचल के उस इलाके में 1-2 भी, उनको उम्मीद तो उसी इलाके में है, दूसरे कहीं उनकी ज़मीन भी नहीं है। और टिकटें जिस तरह से बांटी गई हैं, अब महाराजगंज सीट पर तो कांग्रेस अभी तक उधेड़-बुन में है कि किसको टिकट दिया जाए। तो राहुल गांधी की चिंता ये है कि कहीं कोई एक सीट, अगर कहीं पर कोई एक चिराग, कोई रोशनी दिख रही है तो वहाँ मेहनत करें वहाँ पर। हालांकि भागलपुर में कांग्रेस एक ज़माने में माने भागलपुर के दंगे के बाद से कांग्रेस वहाँ कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाई है। तो आज राहुल गांधी ने जो वहाँ सभा की है उससे उनको कितना लाभ होगा देखना होगा। लेकिन एक बात तो है कि राहुल गांधी जहाँ भी जा रहे हैं बड़ी भीड़ जुटा रहे हैं, उनको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, और उसमें नौजवानों की संख्या ज़्यादा है। तो राहुल गांधी अगर बिहार में कुछ बड़ा कमाल कर पाएंगे तो उनकी पार्टी का कद बढ़ेगा और उनका भी कद बढ़ेगा। गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है? जिस तरीके से प्रचार, अभी भी लेफ्ट फ्रंट के बड़े चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं साथ में मंच पे, बहुत सारे घटक दल, जैसा कि 4 लोकसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए, कांग्रेस के कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। अब राहुल गांधी आए हैं, ये भी सवाल है। देखिए, गठबंधन में तो मैंने एक तो स्पष्ट है कि आज ही तेजस्वी यादव ने और इसके पहले भी लगातार वो अपनी घोषणा, अपनी पार्टी का घोषणा पत्र उसका बखान कर रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, ये करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, जबकि ये राज्यों का अधिकार है ही नहीं, राज्य की सरकारों का। वो केंद्र में अगर बहुत बड़ी पार्टी रहते और सरकार बनाने की स्थिति में रहते तो वो ये वादे करते। ममता बनर्जी अपने राज्य में एक अलग तरह का मैनिफेस्टो उनका है, भाकपा माले ने बिहार में जो मैनिफेस्टो दिया वो एक अलग तरह का है। तो ये INDIA जो है उसका क्या मैनिफेस्टो है, किस आधार पर वो जनता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम माने उनका क्या है, कोई नहीं। माने राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ दूसरी कर रही हैं, और दीपांकर भट्टाचार्य और ऐसे अनेक पार्टियां, उन्होंने सबने अपनी अपनी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता और ये होता कि ये INDIA का घोषणा पत्र है, हम सब मिलकर इसी को आगे बढ़ाएंगे तो एक बात होती। तो हमको नहीं लगता है कि
अब ये INDIA गठबंधन भी ठीक से बन पाया है। माने देखिए आप राहुल गांधी की सभा में आज भी तेजस्वी यादव तो चले गए, लेकिन अनेक सभाओं में आप देखेंगे कि तेजस्वी और वो मुकेश सहनी यही केवल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और INDIA का प्रचार केवल यही दो लोग करेंगे। तो कैसे ये इस संगठन को, कैसे इसको वोट मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल ये मुश्किल सवाल है। एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जिस भागलपुर में आज राहुल गांधी आए, उसी भागलपुर में उनके पिता राजीव गांधी को मुसलमानों ने काले झंडे दिखलाए थे एक समय। वो 89 का साल था जब वहाँ भागलपुर में भीषण दंगा हुआ था, उसके बाद वो गए थे वहाँ। तो उस समय मुसलमानों का बहुत आक्रोश था कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी बिहार में, सत्येंद्र नारायण सिन्हा यहाँ मुख्यमंत्री थे, और उनकी विफलता थी, सरकार की विफलता थी कि दंगों को रोका नहीं जा सका, और 1 महीना से अधिक समय तक दंगे चले। वहाँ सेना को उतारना पड़ा, तब जाकर के उस पर काबू हुआ दंगे पर। तो इसको लेकर के मुसलमानों में बहुत नाराज़गी थी, और वो मैसेज पूरे देश में गया, और भागलपुर कांग्रेस की कब्रगाह बनी। वहीं से इसका पतन शुरू हुआ। सो आज तक ये ऊपर नहीं चढ़ पाई है। और उसी में वहीं राजीव गांधी गए थे उनके पिताश्री, तो उनको काला झंडा दिखाकर अपना ये किया गया था, विरोध जताया था मुसलमानों ने। वहाँ उस समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा उनके साथ थे, राजीव गांधी के साथ। तो वहाँ अब जा कर के वो मुसलमानों का दिल कितना जीत पाए राहुल गांधी, ये भी देखने वाली बात होगी, कितना असर पड़ा। हालांकि अब वो पहले जैसी कटता नहीं है, और कांग्रेस के थोड़े करीबी बढ़ी है मुसलमानों की, मगर सबसे बड़े रहनुमा आज भी मुसलमान मान रहे हैं बिहार में लालू प्रसाद को, या दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार को। तो बिल्कुल ये तो सवाल है कि अब कितना मुसलमान या फिर जो उनसे नाराज़ हैं जुड़ सके हैं, या फिर उनके वोटर बनेंगे, तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार एक तरफ महागठबंधन में अभी भी सभी बड़े चेहरे साथ में चुनावी प्रचार में नजर नहीं आ रहे, तो दूसरी तरफ NDA मजबूती के साथ प्रचार कर रहा है, और नीतीश कुमार लगातार मंच शेयर कर भी रहे हैं। और नीतीश कुमार का पूर्णिया का जिस तरीके से रैली हुआ, उस पर क्या कहिए? नीतीश कुमार का अब जो दम कहिए कि पुराना स्टैंड है, लालू परिवार के लिए बहुत फेवरेट माने जाते हैं बोलने के लिए, उस पर क्या? नीतीश जी आज कटिहार भी गए, जहाँ से दुलाल चंद गोस्वामी उनके खड़े हैं कैंडिडेट, सिटिंग सांसद भी हैं वो। और फिर पूर्णिया के बनमनखी में गए, वहाँ भी सभा की उन्होंने। और दोनों जगह उन्होंने लालू परिवार में लालू जी का नाम लिए बगैर कटाक्ष किया कि पहले अपने बने, फिर हटे तो पत्नी को बना दिया, अब 2-2 बेटे और 2-2 बेटियों को राजनीति में लगा दिया। तो इतने, और फिर ये भी कहने से नहीं चुके कि इतने बच्चे कोई पैदा करता है, भरे मन से कहा। तो ये बातें उनके कद के लीडर को शोभा नहीं देती हैं। मगर ठीक है, लालू जी ने ज़्यादा बच्चे पैदा किए, राजनीति में भी लाया, मगर राजनीति में ला करके उसको मंत्री बनाने वाले यही नीतीश कुमार हैं, बिल्कुल, जो आज खिलाफ में बोल रहे हैं जी। एक बेटे को मंत्री बनाया और दूसरे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया, और फिर दोबारा जब साथ उनके गए तो फिर उप मुख्यमंत्री बनाया। तो लालू यादव ने तो सिर्फ विधायक बनाया, और उसको उप मुख्यमंत्री आपने बनाया, फिर किस मुंह से आज उसकी आलोचना कर रहे हैं? और कल फिर मौका मिलेगा तो जाके उसी परिवार के साथ गलभैयाँ कीजिएगा और कहिएगा कि ये तो हमारे बड़े भाई हैं। तो कोई अपने, जब आप कह रहे हैं बड़े भाई हैं, विधानसभा में भी तेजस्वी पर जब नाराज़ होते हैं तो कहते हैं कि मेरे दोस्त समान बड़े भाई के तुम पुत्र हो, इसीलिए चुपचाप सुनते रहते हैं। हाँ, तो जब आप उनको दोस्त भी कह रहे हैं और बड़े भाई भी कह रहे हैं, और उनके खिलाफ पब्लिक के बीच जाके इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इतने बच्चे कोई पैदा करता है, तो ये तो मतलब बहुत उचित बात नहीं है इस तरह का भाषण करना सार्वजनिक रूप से। तो ये नीतीश जी, और फिर वो बताया उन्होंने कि शिक्षा का दर बढ़ने से प्रजनन दर कम हुआ है, तो लोगों को डर लगने लगा। वो विधानसभा वाली बात फिर याद आ गई, जैसे जमान पिछली थी। हाँ, कि कहीं फिर वही कहानी न सुना दें। तो इसीलिए नीतीश जी इस बार कम निकल रहे हैं चुनाव में। हालांकि दौरे वो कर रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव ने आरोप भी लगाया कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसने किया। एक बात और है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही में ड्रेल हो गए हैं, ऐसी जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल लगातार हो रहा है? ये तो है कि वो अस्वस्थ चल रहे हैं, बहुत स्वस्थ नहीं हैं, और कुछ
इसीलिए कुछ का कुछ बोल देते हैं, जो नहीं बोलना चाहते हैं वो भी उनके मुंह से निकल जाता है। तो कुछ अस्वस्थ हैं वो, तो इसलिए वो थोड़ा सा मूवमेंट उनका कम है, बयान भी उनका कम आ रहा है। नहीं तो चुनाव के समय तो नीतीश जी जैसा नेता एकदम तूफान जोते रहते थे एक समय। यही वो कारण है क्या, अभी प्रधानमंत्री आए तो नीतीश कुमार ने मंच नहीं साझा किया, क्या बीजेपी उनसे किनारा करना चाह रही है? नहीं, एक बार तो गए थे, पहली सभा जो हुई थी प्रधानमंत्री की उसमें वो गए। उसके बाद ये सवाल पूछा गया था जदयू के जो पूर्व अध्यक्ष हैं ललन सिंह उनसे, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ही मना कर दिया था और ये कहा कि आप लोग अलग अलग सभा करें सब लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कवर हो सके। सब लोग एक साथ आ जाएंगे तो फिर दूसरे जगह छूट जाएगा उस दिन, तो इसलिए अलग अलग। तो इसलिए नीतीश जी नहीं गए। उन्होंने जो बयान दिया उसमें कितनी सच्चाई है ये तो भाजपा जाने और जदयू जाने, मगर ये ज़रूर है कि नीतीश जी का जितना मूवमेंट होना चाहिए, जितना प्रचार में उनको जाना चाहिए, उतना वो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार का ये प्रचार का अभियान जो है 2024 में कम दिख रहा है। कारण क्या है ये तो धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन एक सवाल बनता है, राजद की तरफ से नीतीश कुमार पर फ्रंट फुट से कोई हमला नहीं बोल रहा है, सिर्फ तेजस्वी यादव बोलते हैं, बार बार एक ही सवाल का जवाब है, अभिभावक हैं, बड़े हैं, सम्मान है, जो भी बोले सुनते रहेंगे। इतना नीचे आके शब्दों का प्रयोग करना नीतीश कुमार का, फिर राजद की तरफ से कोई हमलावर नहीं है। देखिए, राजद की तरफ से ये लालू प्रसाद यादव का बनाया हुआ ये बिल्कुल स्टैंड है, जो उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव को भी इस चीज़ को समझाया है कि नीतीश कुमार पर हमले नहीं बोलने। नीतीश कुमार ही एक व्यक्ति हैं जो राजद को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं, तेजस्वी को पहुंचा सकते हैं। माने भाजपा और राजद दोनों की स्थिति बन गई है कि नीतीश कुमार साथ होंगे तभी वो सत्ता तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आरजेडी को ये उम्मीद है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से नीतीश कुमार एक पलटी मार लें और बिहार में जब सरकार बनाने की बात हो तो नीतीश कुमार पलटी मार लें, इसलिए उन पर हमले नहीं करना। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार के पसंद का विषय आजकल बच्चे पैदा करना और नहीं करना, ये उनके पसंद का विषय है, इस पर वो ज़्यादा बोल रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में बच्चे कैसे नहीं पैदा हों इसकी व्याख्या उन्होंने खूब की। तो आज लालू प्रसाद यादव के बच्चों पर उन्होंने बहुत बड़ा वार किया। नीतीश कुमार को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री की सभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि 4000 से ज़्यादा एमपी आ जाएगा अब की बार वोट में, और प्रधानमंत्री बाकी लोग हंसने लगे थे। तो वो क्या कुछ बोल देंगे, क्या कहेंगे, तो प्रधानमंत्री हो सकता है पीएम ने इसलिए भी कहा हो कि भाई आप मत आइए, आप क्या क्या कहने लगेंगे। तो नीतीश कुमार को जो आप कह रहे हैं कि वो थोड़े डिरेल हो गए हैं, लगता तो यही है कि थोड़े डिरेल हैं, उनको ऐसी बातों से बचना चाहिए। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और उनकी जो बेटियां दोनों हैं उन्होंने भी उनको अपना गार्जियन बताया है और कहा है कि हमारे अभिभावक हैं। इसके पीछे बात यही है कि 25 के इलेक्शन में नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और वो इनके साथ हो जाए। बार बार तेजस्वी बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी पक्की गारंटी है पूरे देश में, तो क्या चाचा की गारंटी लेंगे कि पलटी नहीं मारेंगे? तो क्या उसके पीछे कुछ ना कुछ काम हो रहा है, खेला चल रहा है? हाँ, कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, उन लोगों को उम्मीद जरूर है। और नीतीश कुमार को भी ये था कि इस बार कम से कम जो उनके 16-17 सांसद थे पिछले चुनाव में, भाजपा के साथ बन गए थे 16 सांसद, तो इस बार भी इनके साथ जाके कुछ सांसद जिता लें। सरकार तो बनेगी बिहार में, जब वहाँ जब होगी तो वहाँ दूसरा खेल होगा, इसकी संभावना बड़ी है। तो नीतीश कुमार के पलटी मारने पर मैंने कोई वो नहीं है कि वो मार लेंगे कि नहीं मार, तो ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन एक सवाल और है, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, गारंटी की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि गारंटी कोई नहीं ले सकता है। नीतीश कुमार पैर दबा दबा के बोल रहे हैं, खुलेआम मन से हंस के बोल रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। ये तो प्रधानमंत्री की सभा में भी उन्होंने कहा, उनको पूरा आश्वासन दिया, तो उनके भीतर पश्चाताप का भाव रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि अब जो गलती हुई सो हुई, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, और ये कई बार उन्होंने कहा। और जो रवि जी कह रहे थे कि ये रणनीति के तहत उन पर हमला नहीं कर रही है राजद, तो ये बात बिल्कुल सही है। आप याद कीजिए, जब पहली बार राजद और जदयू का गठबंधन टूटा था, हाँ 2017 में टूटा था, तो उस समय वहाँ अपने आवास पर तेज प्रताप यादव ने लिख करके टांग दिया था कि नो एंट्री, चाचा जी की नो एंट्री। मगर इस बार, और वो कहते भी थे अपनी सभाओं में या बयानों में भी कहते थे कि उनको अब
लिया नहीं जाएगा, कभी साथ में नहीं लिया जाएगा। मगर इस बार वैसा बयान नहीं आ रहा है, ना कोई वैसा बोर्ड लगा, नो एंट्री का बोर्ड भी नहीं लगा, और बहुत संभल कर लोग बोल रहे हैं। तो वो ठीक कर रहे हैं कि इस उम्मीद में है कि उनके सहारे फिर सत्ता का। तो नीतीश जी का कोई ठिकाना नहीं है, सब लोग जानते हैं, उनके पार्टी के लोग भी जानते हैं। मगर अब उनके पार्टी के लोग थोड़ा सजग हुए हैं, वो कंट्रोल भी कर रहे हैं कि वो जाएं तो संयमित बोलें और कम जाएं। तो इसको लेकर के चिंतित हैं सब लोग, उनके पार्टी के लोग भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। और अब तो वो बीमारी तो होती रहती है, आदमी ठीक भी हो जाता है। उम्र का कोई बहुत ज़्यादा उम्र उनकी नहीं है, 70-73 के आसपास हैं, तो उतना तो उसमें तो आदमी यंग आजकल रहता है। तो सवाल नीतीश कुमार का था और है भी, अभी भी बना रहेगा जब तक सार्वजनिक जीवन में रहेंगे। लेकिन अब सवाल है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से फायर ब्रांड होकर कहें कि एकदम आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, खास करके जिस तरीके से नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ बोलते रहते हैं, उनका आखिर क्या मंशा है? तो तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। आज तो पूर्णिया में उन्होंने पप्पू यादव पर भी निशाना साधा और बोला भी और कहे कि रोजगार और गारंटी पर कोई बात नहीं हो रहा है, सिर्फ बीजेपी वाले। हाँ, तो ये तो उनका स्टैंड है, वो अपनी बात रखते हैं, बीजेपी अपनी बात रखती है, दूसरे पार्टियों के लोग आते हैं अपनी बात रखते हैं। तो रोज़गार पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि नौजवान परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है। तो इसलिए उसको कैश कराने के लिए रोज़गार की बात उठा रहे हैं। और दूसरे की यहाँ शिक्षकों को नौकरी दिला करके उनकी एक छवि बनी है कि ये नौकरी दिलाने वाले नेता हैं। तो इसलिए उसी छवि को वो और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं। तो नौकरी का आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी पार्टी आएगी सरकार में तो हम रोज़गार दिलाएंगे, नौकरी दिलाएंगे और तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी नौजवानों को। मगर सवाल ये है कि आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, केंद्र सरकार को चलाने की कोई आपके पास काबिलियत नहीं है, और आप वहाँ किस भूमिका में रहेंगे? 13 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, 13 सांसदों से 23 सीटों पर माफ़ करेंगे, तो 23 सीट से कोई सरकार नहीं चलती है सांसद से। आप वहाँ छोटी भूमिका में रहेंगे, कांग्रेस बड़ी भूमिका में रहेगी अगर सरकार बनती है विपक्ष की। तो कांग्रेस जब तक इस बात पर मुहर नहीं लगाएगी तो कांग्रेस का तो अलग एजेंडा है, वो आपसे टैली नहीं करता है। तो इसलिए ठीक है, चुनाव में इस तरह की प्रचारबाजी होती रहती है, इस तरह के कमेंट लोग करते हैं। तो उसी तरह वो भी कर रहे हैं, अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, नौजवानों को अपनी ओर खींचने के लिए ये कर रहे हैं। तो ये चलता रहता है। मगर इसमें मुकेश सहनी की बात मैं करना चाहूँगा कि मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता के रूप में अपनी इमेज बनाते रहे, खास करके हाँ, कि हम सन ऑफ मल्लाह स्वयं उपाधि उन्होंने धारण की हुई है। मगर जब टिकट देने की बारी आई, जब सत्ता में साझेदारी की बारी आई, तो वहाँ वो मल्लाहों को और भूल जाते हैं जिस के लिए वो जाने जाते हैं। 3 सीटें मिली उनको, और 3 में से एक भी सीट पर उनको कोई योग्य मल्लाह, नौजवान या बुजुर्ग नज़र नहीं आया जिसको चुनाव लड़ाया जा सके। तो इससे नेताओं की करनी और कथनी का फ़र्क पता चलता है कि अभी तो इनकी राजनीतिक शुरुआत है, और अभी से इस तरह से वादा खिलाफ़ी करेंगे और इस तरह से बातें बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, तो जनता में बहुत भरोसा आपका पैदा नहीं होगा, आप पर बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए जो कहें वो करें और ना कर सकें वो कहें भी नहीं। तो इसमें वो चूक गए हैं। आरक्षण की बात लगातार वो बोल रहे हैं कि निषादों का आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तो हम, वो तो अब भूल गए, अब कहाँ कहीं, अब तो उसकी कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है निषाद आरक्षण की। जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना लोग भूल गए हैं, इस चुनाव में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उसी तरह निषादों को आरक्षण देने की बात भी भूल गए हैं। ये आरक्षण नहीं, उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं वो, तो वो कहीं चर्चा तक उसकी नहीं हो रही है। तो ये सब राजनीतिक स्टंट है, अपना समय समय पर लोग कलाबाजी दिखलाते रहते हैं। जैसे पटना की सड़कों पर बाइकर्स जो हैं, बाइकर्स गैंग के नौजवान स्टंट दिखलाते हैं अपना बाइक से, तो ऐसे ही राजनेता भी अपना पॉलिटिकल स्टंट दिखला रहे हैं। चुनाव का समय है तो खुला मैदान है, पूरी छूट है, खूब स्टंट दिखलाइए, कीजिए, स्टंट कीजिए भी।
तो बिल्कुल मुकेश सहनी ने भी हिस्सेदारी में अपने समाज, अपने बिरादरी के साथ इंसाफ नहीं किया। 3 सीट मिला था मुकेश सहनी को, आखिरकार कहे कि गिरते गिरते मुकेश सहनी महागठबंधन में आ गए थे। मोतिहारी और झंझारपुर और गोपालगंज से चंचल पासवान को मिल गया, सुमन महासेठ झंझारपुर से ले गए। तो अब निषाद आरक्षण की बात हो रही थी, निषादों की वोट बैंक की बात हो रही थी कि निषाद का वोट मेरे साथ है, बड़ा वोट है और ये कहीं जाने वाला नहीं। अब निषाद लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या पता नहीं। ये तो मुकेश सहनी के अस्तित्व पर ही खतरा था इस इलेक्शन में कि वो उनकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। वो तो किसी महागठबंधन में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी एक करते रहे और कुछ नहीं हुआ। आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने उनको जगह दे दी। लालू प्रसाद यादव ने भी जो जगह दे दी, ऐसी ऐसी सीटें उनको दे दिया जहां आरजेडी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि कैंडिडेट की मुश्किल आरजेडी के पास भी थी और इनके पास भी, तो इनको ऐसा दे दिया। अब देखिए वो सुमन महासेठ संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे, भाजपा के, बिल्कुल, भाजपा के, तो वो जो है भाजपा के एमएलसी भी रहे हैं, तो वो जो है वो कैंडिडेट के तौर पर वही मिले हैं उनको। वो जो राजेश जिनको वहाँ से मोतिहारी से दिया है कुशवाहा को, उनकी पत्नी वहाँ मेयर भी थी मोतिहारी में, वो भी इनके पुराने, एक बार इनकी पार्टी में प्रत्याशी रहे थे, लेकिन कोई पुराने कार्यकर्ता इनके नहीं हैं। तो ऐसे ऐसे लोग इनके पास गए हैं। या तो कहा जा सकता है कि वो पैसे के बल पर गए लोग, या कोई कैंडिडेट नहीं मिला है तो जो आया उसी को दे दो, क्योंकि इज्जत भी बचानी है। तो मुकेश सहनी की हालत वही थी। अब जैसे तैसे टिकट का बंटवारा हो गया है, रिजल्ट इसका माने पता चलेगा कि आरजेडी उनको कितना सहयोग कर पाती है। क्या निषाद लोग वोट दे पाएंगे मुकेश सहनी के नाम पे, जिस तरीके से टिकट का बंटवारा? निषादों के नेता वो रहे नहीं, मैंने टिकट में एक भी निषाद को देना चाहिए था, एक भी निषाद को उन्होंने नहीं दिया। तो निषाद भी समझता है कि मैंने उनके लीडर कौन है। मुजफ्फरपुर के इलाके में, उत्तरी बिहार में अगर निषाद को टिकट नहीं दिया किसी पार्टी ने तो उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप देखिए गोपालगंज के इलाके में ये गंडक नदी के किनारे और मल्लाहों की बड़ी संख्या है, तो आप सोच सकते हैं कि आप मल्लाह को सीट न दे के जैसे तैसे आप बांट रहे हैं, तो इसका असर तो पड़ेगा, उन मल्लाहों का वोट इनको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मुकेश सहनी जिस तरीके से मल्लाहों के वोट बैंक के दावा करते थे, लगातार कहते थे कि हमारे साथ बहुत बड़ा जनमानस है। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में उनके 4 विधायक जीते थे, लेकिन हाल क्या हुआ था, सब के सब भाजपा में चले गए थे। एक विधायक का देहांत भी हो गया था। तो आने वाला लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, जिस तरीके से सीट के बंटवारे में मुकेश सहनी ने अपने समाज से नाइंसाफ़ी की है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार लोकसभा चुनाव में प्रचार मुहिम में है, लगातार प्रचार हो रही है, लगातार वादे भी हो रहे हैं, लगातार जनता को लुभाने की कोशिश भी की जा रही है। अब देखना होगा जनता किन पर कितना विश्वास करती है। आप अपनी राय क्या रखते हैं, प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।